नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देश स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 में। एक एक बड़ा डिस्टेंस कवर करके हम लोग आए हैं। मैं शुभकामना के साथ साथ मैंने आज मोदी जी का भाषण भी सुनने की बहुत कोशिश की, लेकिन जितनी बार सुनता था उसमें इस भाषण में भी कई लोग उबासी लेते हुए और अंगड़ाई लेते हुए और जमाई लेते हुए दिखाई पड़े। अ, अब चक्कर क्या है कि फोटोग्राफर तो इस पैन जब करता है तो उसकी दिक्कत यह है कि वो अब कहीं को जमाई ले रहा कर रहा तो करे क्या। हालांकि इससे नौकरी जाने का खतरा उसका बना रहता है। मोदी जी ने अपने चिर परिचित अंदाज में कोई बेसिक बात नहीं, कोई 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 ठोस ऐलान नहीं किया। उन्होंने अब अपने स्पैन को और बढ़ा दिया है। पहले वो 10-20 साल की बात करते थे, वो 1-1 हजार साल की बात कर रहे हैं। 1,000 साल पहले क्या हुआ था, 1,000 साल बाद क्या होगा, इत्यादि इत्यादि। अब वो 2-4 साल की, 2-4 महीने की बात नहीं करते हैं। अब वो 2047 में भारत कैसा होगा इसकी बात करते हैं। पूरी तरह से चुनावी भाषण, लेकिन 2-3 चीजें इसलिए कि उन्होंने इसको मोर और लेस अंडरलाइन कर दिया। एक तो उन्होंने अंडरलाइन ये किया, एक चेंज आज ये हुआ कि अब मोदी जी वो फेमस, आपको याद है मेरे कुछ मित्र कहते थे भैया मित्रों मित्रों बोलते ही लोगों में दहशत दौड़ जाती थी। मित्रों कहना बंद किया। फिर वो आ गए थे भाइयों और बहनों। 3-4-5-6 साल उन्होंने भाइयों बहनों चलाया, वो भी बंद हो गया। आज वो नया लेके आए हैं परिवारजन। परिवारजनों, अब वो परिवार है हम सब। ठीक है भाई। उसके अलावा जो एक मोदी जी ने और अंडरलाइन बात कही, उन्होंने कहा कि आज से जब 5 साल बाद हम लोग बात कर रहे होंगे तो मेरी मोदी गारंटी है। वो तो हर चीज की मोदी गारंटी होती है, और मोदी गारंटी अगर नहीं फुलफिल हो तो वो भी एक गारंटी देते हैं, लेकिन उसको पूछे कौन और बोले कौन। मोदी जी ने, आपको याद है ना, जब नोटबंदी हुई थी तो क्या गारंटी, क्या कहा था और कितने दिन की गारंटी, और अगर गारंटी पूरी नहीं हो तो उनके साथ क्या किया जाए, वो आप खुद ही देख लीजिएगा। उसको कहने से मालूम नहीं क्या एफआईआर हो सकती है, लेकिन वो मोदी जी ने गारंटी दी थी, मैंने नहीं दी थी। तो मोदी जी अब फिर गारंटी दे रहे हैं, लेकिन उसका एक और मैसेज भी है कि ये अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी के लिए 75 साल की उम्र है, मोदी जी के लिए 75 साल की उम्र नहीं है। मोदी जी सदैव युवा। वो 75 नहीं, वो 175 साल के भी हो जाएंगे, तब भी वो इस देश पे ही वही राज करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। उन्होंने बताया कि 5 साल बाद आएंगे, तब तक 75 के हो चुके होंगे। दूसरा, उन्होंने एक कुछ कुछ अजीब तरह की बातें कर रहे थे। वो जैसे एक जन औषधि केंद्र की बात की। उन्होंने बताया कि जन औषधि केंद्र में बाहर मिलती है दवा 100 रुपए में, यहाँ मिलती है 10 रुपए में, तो 90 रुपए का आपका फायदा हुआ। 90 रुपए देखिए मैंने आपके बचवा दिए, अब आपके पास 90 रुपए आ गए। इस तरह की बातें करना, इस तरह का इकोनॉमी के बारे में अगर किसी की राय हो तो ठीक है। एक बात उन्होंने ऐसी कही है जो मुझे लगता है कि सबसे खतरनाक वो बात पूरे उसमें है, क्योंकि मोदी जी यहाँ पे, बीजेपी क्या वो रैप करती है, उसकी रैपिंग के अंदर कुछ और रहता है। मोदी जी ने आज रेडफोर्ड की बात के उससे कहा कि तुष्टीकरण की वजह से सामाजिक न्याय का गला घोटा गया है। अब तुष्टीकरण क्या है? क्या तुष्टीकरण आरक्षण है? क्या तुष्टीकरण वनवासी और आदिवासी जो आप कर रहे हैं वो है? क्या तुष्टीकरण है? क्योंकि अगर आपको याद हो, आरएसएस की तरफ से भी इस तरह की बात बार बार कही गई है, सामाजिक न्याय और इस तरह, जहां पे वो आरक्षण के ऊपर वो करते हैं। मुझे बार बार खतरा ये लगता है जब मोदी जी तुष्टीकरण के द्वारा सामाजिक न्याय का गला घोटा गया है, तो उनके मन में वो जो है कि कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की बात, कहीं ना कहीं वो, मतलब वो जो मनुवादी सोच की बात उनकी टपकती है। खैर, अब दूसरी बात, मैं आज सिलसिलेवार अलग अलग नहीं कर रहा हूं, मैं एक एक टॉपिक को एक एक करते जा रहा हूं। सरकारी जो विभाग है सरकार का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग बोलते हैं, उसकी सालाना रिपोर्ट आती है। उसने पार्लियामेंट में अपनी रिपोर्ट पेश की। हालांकि पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन उसके बाद भी उसने जो कुछ बातें कही हैं वो भयावह है। और भयावह के साथ साथ वो, मतलब जिस तरह की खुली लूट चल रही है देश में, वो कैग हो चाहे कोई हो, कैग कहेगा खुली लूट चल रही है, लेकिन किसकी हिम्मत ही कहने की कि कौन लूट कर रहा है और किसके संरक्षण में कर रहा है और किसके कहने पे कर रहा है किसी की हिम्मत इस लूट के बारे में कहने की? 2-3 छोटी छोटी बानगी आपको, इसलिए कि आप समझ लें इसका स्केल। एक बात, एक योजना थी इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको इन्होंने भारतमाला परियोजना के नाम से था,
कि इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरे देश में बने। उसको मॉनिटर करने की बात थी कि वो डायरेक्ट कंट्रोल में होगा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, CCEA बोलते हैं, जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश में और उनके जिसको कहते हैं ना, सीधे वो डायरेक्ट उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, उसमें ये CCEA की भारतमाला परियोजना थी। अब इसके कुछ फिगर्स सुन लीजिए, और फिगर सुन के आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है भाई। जो जो CCEA थी, जो हाईएस्ट बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने कहा कि देश में 34,800 किलोमीटर 34,800 किलोमीटर की रोड बनेंगी, और उसके लिए पैसा जो उन्होंने सैंक्शन किया कि इसके लिए पैसा लगेगा 5,35,000 करोड़। लेकिन वो बाद में जब एक्चुअल सैंक्शन हुआ तो कितने का हुआ? 35,800 नहीं हुआ। इट केम डाउन टू 26,316 किलोमीटर, 26,316 किलोमीटर। नंबर ऑफ किलोमीटर्स घट गए, लेकिन पैसा घटने के बजाय बढ़ गया। वहां पे अप्रूव किया गया था 5,35,000, 5,35,000 करोड़। 26,316 किलोमीटर के लिए 8,46,588 करोड़, 8,46,588 करोड़ सैंक्शन हुआ। ये क्या की रिपोर्ट कह रहे हैं, हम लोगों का ये कहना नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ, आम आदमी की समझ में इसका मतलब समझ लीजिए। जो CCEA था, प्रधानमंत्री जिसके चेयरमैन हैं, उसने कहा अवार्ड जब करते समय कि अप्रूवल जब दिया उसने, तो उसने कहा कि 15 करोड़ 37 लाख पर किलोमीटर इसमें आपको करना है। एक्चुअल ऑर्डर देते समय किस रेट पे दिया गया? 32 करोड़ 17 लाख, दुगने से भी ज्यादा। कोई पूछने वाला नहीं है, और डायरेक्ट सुपरविजन में हो रहा है। और भारतमाला, उसमें कैग ने साफ साफ लिखा है, जो भारतमाला का जो बिडिंग प्रोसेस है, पूरा जो निविदाएं आमंत्रित की गई, टोटल घोटाला है, टोटल घोटाला है। कोई टेंडर कंडीशन नहीं मानी गई है, गलत डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं टेंडरों, DPR नहीं है, DPR है तो गलत DPR है, सब उल्टा पुल्टा घोला घाली करके 15 करोड़ 37 लाख में बनने वाली सड़क को 32 करोड़ 17 लाख रुपए में बनाने का काम दिया गया है। हो रहा है उसमें काम। और इसमें जिसको कहते हैं ना चेरी ऑफ द केक, जो सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है, वो तो भाई प्रधानमंत्री के गृह प्रदेश का होना चाहिए। वहां डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, मालूम नहीं कौन कौन से इंजन है। वो है द्वारका एक्सप्रेसवे। मुझे दुख ये होता है जब मैं द्वारका या इस तरह का नाम लेता हूं, ये लोग भगवान के नाम पे जो रखे, वहां से भी लूटने से बाज नहीं आते हैं। आपको याद है किस तरह से श्री राम जन्मभूमि के ट्रस्ट ने हेरा फेरी की थी जमीन की, चंपत राय के ऊपर किस तरह के इल्जाम लगे थे, संजय सिंह ने ऑफिशियली लगाए थे, उसका कोई जवाब आज तक सरकार की तरफ से नहीं आया। उसी तरह से द्वारका एक्सप्रेसवे की कहानी और रोचक है। वहां पे जो सैंक्शन हुआ इनिशियली, वो 18 करोड़ पर किलोमीटर का सैंक्शन हुआ। और आपका मतलब जिसको कहते हैं ना, आपको लगेगा कि ये टोटल झूठ बोलना, आप गूगल करके खुद देखिएगा, तभी विश्वास होगा। फाइनल जानते हैं किस रेट पे हुआ? 18 करोड़ की चीज को 250 करोड़ रुपया पर किलोमीटर। 18 करोड़ रुपया पर किलोमीटर को 250 करोड़ किलोमीटर में कौन सी रोड बनाएंगे? क्या उसमें सोना अंदर लगाया जाएगा कि चांदी अंदर लगाई जाएगी? क्या लगाया जाएगा? ये केवल CCEA ही बता सकता है। 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर द्वारका एक्सप्रेसवे की कॉस्ट आ रही है। उसमें एक छोटा और समझ लीजिए, इसलिए क्योंकि फिर मैं, टोल का भी फ्रॉड है। कैग ने रैंडमली 5 नेशनल हाईवे को उन्होंने उठाया, और जब वहां पे देखा तो उनका कमेंट है साफ साफ कि इन 5 नेशनल हाईवे को जिसको उन्होंने रैंडमली उठाया था, यहां पे जो लोग चलते हैं, कम्यूटर्स जो है, जो उस पर आना जाना कर, उनसे 132 करोड़ 5 लाख रुपए का फ्रॉड किया गया है, ज्यादा वसूला गया है, विच अमाउंट्स ऑफ फ्रॉड। और दूसरा फ्रॉड सुन लीजिए, यहां पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी को चूना लगाया गया है 133 करोड़ 36 लाख, क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें कोई शेयरिंग का प्रोविजन ठीक नहीं है कि जो टोल आएगा उसको शेयर कैसे करेंगे। और ये हाल जब कम्यूटर्स को, जो चलने वालों को जो लूटा गया है 132 करोड़, केवल 5 हाईवे जो रैंडमली उठाए गए, देश भर में कितने हाईवे हैं,
कितने हजार कितने लाख करोड़ का घोटाला है और जो नाक के नीचे हो रहा है इस पे कोई बात ही नहीं हो रही। तीसरी बात, क्या प्रियंका गांधी को चुप करा पाएगी बीजेपी? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी एक नई तरह की टैक्टिक्स में है कि राहुल गांधी को चुप कराओ, सदस्यता ले लो, बाहर भेजो, कुछ करो। प्रियंका गांधी के अगेंस्ट 40-50 एफआईआर मध्य प्रदेश में हुई है और किस बात पे हुई है? वहां के एक कंट्रैक्टर ने वहां के एक जज को पत्र लिखा है कि मुझसे 50% का कमीशन मांगा जाता है। ये पत्र लिखा उसने जज को। जैसे अगर आपको याद हो, कर्नाटका में वहां की जो कंट्रैक्टर लोगों की जो एसोसिएशन थी, उसने पत्र लिखा था 40% के कमीशन की बात। और 40% कमीशन की जब बात तय हुई तो आज कर्नाटका का हाल आप देख ही रहे हैं। लेकिन कर्नाटक से आगे है मध्य प्रदेश ना, मध्य प्रदेश को हर चीज में आगे रहना है। शिवराज सिंह चौहान उसको चला रहे हैं। हालांकि येदुरप्पा और उनमें होड़ थी कि कौन आगे रहेगा। यहां पे 50% कमीशन की बात है। प्रियंका गांधी ने यही बात अपने भाषण में कही। अब उन पे एफआईआर ये हो रही है कि आप इस लेटर को आपने वो कराया, वेरीफाई करवाया, आपने कौन है, ये एसोसिएशन कौन है, ये व्यक्ति कौन है, इत्यादि इत्यादि। 50 एफआईआर के आसपास हुई हैं और 50 एफआईआर एमपी में हो रही है, तो बिना सरकारी और उसके नहीं हो सकती। मतलब ये ऑर्केस्ट्राड है, ये किसी ने कोई इसको मैनेज कर रहा है कि ऐसे ऐसे करो, और इसलिए मैनेज कर रहा है कि प्रियंका गांधी इस पे बोलना बंद कर रहे हैं। और सिर्फ प्रियंका गांधी की बात नहीं है, जब एक एफआईआर होती है तो 10 लोग जो इस पे बोलना भी रहते हैं, उनको भी डर रहता है, वो बोलना बंद कर देते हैं। ये सामान्य बात है, ये कोई ऐसी बात नहीं कि ऐसा होता है। अब मुझे नहीं लगता है कि प्रियंका गांधी सब चीजों से रुकने वाली है, क्योंकि आप, अच्छा मोदी जी का क्या है? मोदी जी तो भाषण दें कि वो 75,000 करोड़ भ्रष्टाचार पर, वो कोई भी फिगर बोलते रहे, उनपे कोई रोक नहीं है, ना रोक टोक कुछ नहीं है। अभी आपको याद है ना कि जब महाराष्ट्र में एनसीपी के लिए बोल रहे थे कि कितने हजार करोड़ के घोटाला, कहां से फिगर आए? लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं, प्रियंका गांधी ये नहीं कर सकते हैं। और चलते चलते एक अंतिम बात इसलिए आवश्यक है आप लोगों से शेयर करना कि ये देश के साथ कुछ अजीब सी चीज हो रही है। देखिए, हमारा जो सबसे सबसे जो हम ये मानते हैं कि पवित्र जगह होनी चाहिए, वो विद्यालय होने चाहिए। प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे विश्वविद्यालय। अब देश में एक नई, वो मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, सिर्फ आपको एक नजर बता दूंगा। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अच्छे शिक्षक आ रहे हैं। उसमें से एक यूनिवर्सिटी है अशोका यूनिवर्सिटी। मैं सिर्फ उसका एक स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूं, जो उनकी फीस स्ट्रक्चर 2023-2024 की अंडर ग्रेजुएट की है। मतलब अगर बीए करने जाएंगे आप तो वहां 1 साल की फीस कितनी होगी। और अब मेरी जो नॉलेज है, मैं 100% नहीं, कुछ ग्रेजुएट कोर्सेज 4 साल के भी हो गए हैं। तो ग्रेजुएट ऑनर्स करने लगे तो कुछ ग्रेजुएट कोर्सेज 4 साल के हो गए। 1 साल की, और ये उनका कहना है, 1 साल की ट्यूशन फीस अशोका में 9,27,000 रुपया है। रहना सबको रेजिडेंस में है, बाहर नहीं रह सकते हैं, स्कॉलर नहीं है, सब लोगों को मतलब हॉस्टल में रहना है। हॉस्टल की 1 साल की फीस 1,81,000 रुपया। कुल फीस 11,08,000 रुपया 1 साल की फीस, मोटे तौर पर। और बाकी अभी एडमिशन फीस और क्या क्या फीस है अलग है। 4 साल का कोर्स, अगर 3 साल का कोर्स है करीब 35 लाख रुपए में आदमी छूटेगा, अगर 4 साल का कोर्स है तो करीब 45 लाख रुपए। ऐसी यूनिवर्सिटी में एक उनके एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर सब्यसाची दास। उन प्रोफेसर ने एक रिसर्च पेपर किया। इस तरह की यूनिवर्सिटीज में असल में क्या है कि दुनिया में ये यूनिवर्सिटीज अमेरिकन पैटर्न पे हैं, जहां पे रिसर्च खूब होती है। तो उनका कहना है भाई हमें ज्यादा पैसा चाहिए, इसलिए हम ज्यादा फीस लेते हैं। मैंने फीस स्ट्रक्चर आपको सिर्फ एक वानगी देने के लिए बताया था। यहां पे सब्यसाची दास की एक रिसर्च पेपर आया, जिसपे उनका कहना था कि 2019 के इलेक्शन में जो बहुत क्लोजली फॉट सीटें थी, जहां बहुत अंतर कम था जीत हार का, वहां पे मैथमेटिकली उन्होंने अपना एक फॉर्मूला बनाया, उसकी स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बीजेपी को नहीं जीतना चाहिए था, लेकिन बीजेपी फिर भी जीती। ये उनका एक रिसर्च पेपर है, उनकी थ्योरी। अब बीजेपी इसको कहां सहने वाली, कहां से किसके स्क्रू टाइट किएगा, ये नहीं मालूम। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कहती है कि हमारा इसमें कोई सरकार का लेन देन नहीं है, लेकिन सरकार का लेन देन है भी। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि बिना सरकारी लेन देन के ये बात हो।
क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं फिर बता दें, करीब 2-3 साल पहले इसी तरह की एक कंट्रोवर्सी हुई थी जब प्रताप भानु मेहता को ये यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी थी। अब एक तरफ आप प्राइवेट कहते हो, इतनी फीस लेते हो, और दूसरी तरफ आप सरकार से इतना डरते हो। सब्यसाची दास को भी इस्तीफा देना पड़ा है। और नॉर्मली ये तो होता नहीं कि नौकरी से निकाला जाए, किया जाए, इस तरह के उसमें हरदम ये होता है कि भाई बुला के कह दिया था इस्तीफा दे दो। प्रोफेसर साहब लोग भी इस्तीफा इसलिए दे देते हैं कि अगर वो निकाले जाएंगे, ये करेंगे, तो कोई दूसरी यूनिवर्सिटी जल्दी लेगी नहीं। लेकिन ये हमारे विद्यालय में, ये हमारे विश्वविद्यालयों में ऐसे लोग जो रिसर्च में लगे हैं, जो एक रिसर्च पेपर कर रहे हैं, कोई वो किसी पार्टी के वर्कर नहीं है, उनको भी मुंह खोल के इंडिपेंडेंस रिसर्च करने की मतलब ये जो सरकार है वो कहती है कि नहीं नहीं, इस तरह की आप कोई रिसर्च मत करिए जहां बीजेपी के बारे में कुछ इस तरह की बात चले या इस तरह की चर्चा चले। दुखी मन से आज इसको कर रहा हूं मैं। शहर में नहीं हूं, मैं जयपुर में हूं इस समय, और मेरे ख्याल में एक आध दिन में मैं लखनऊ पहुंच जाऊंगा, फिर अपने स्टूडियो से करेंगे। एक बार आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।